गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट कैटेगरी ऑफ ओलैप पढ़ी थी। उसमें से 3 कैटेगरीज पढ़ ली थी, रोलैप, मोलैप और हाइब्रिड ओलैप, एच ओलैप जो होता है। इसके बाद चौथी है डेटा माइनिंग इंटरफेस। तो डेटा माइनिंग का इंटरफेस जो होता है ये एक मॉड्यूल है डेटा माइनिंग सिस्टम का, जो किस लिए बनाया जाता है, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए यूज़र के बीच में और डेटा माइनिंग सिस्टम के बीच में। तो जो इंटरफेस का काम होता है वैसे ही वो भी करता है यूज़र और डेटा माइनिंग सिस्टम के बीच में। डेटा माइनिंग इंटरफेस क्या करता है, कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं, जैसे इंटरेक्शन विद द सिस्टम बाय स्पेसिफाइंग डेटा माइनिंग क्वेरी टास्क। तो सिस्टम के साथ क्वेरीज़ के थ्रू हम कनेक्ट हो जाते हैं। एसक्यूएल पूरा हम इसी बेस पे पढ़ते हैं और उससे जो क्वेरीज़ होती हैं उन क्वेरीज से डेटाबेस से कनेक्टिविटी मिलती रहती है। और दूसरा है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू हेल्प फोकस द सर्च। तो हमको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है, जाननी है, तो उस पर भी हम फोकस कर पाते हैं इस डेटा माइनिंग इंटरफेस के थ्रू। डेटा के इंटरफेस में हम कुछ भी सर्च ढूंढ सकते हैं। माइनिंग बेस्ड ऑन द इंटरमीडिएट डेटा माइनिंग रिजल्ट। तो ये तीसरा काम है कि डेटा माइनिंग जो है इंटरमीडिएट डेटा रिजल्ट्स जो होते हैं माइनिंग के, उस पर भी बेस हो जाती है माइनिंग। तो उस पर भी हम काम कर सकते हैं। फाइनल रिजल्ट आने के पहले भी हमारा काम परफॉर्म होता है। चौथा है ब्राउज डेटाबेस एंड डेटा वेयर हाउसेस स्कीमास और डेटा स्ट्रक्चर। तो सब चीज़ों को अगर हम एनालाइज करके देखना चाहते हैं, चाहे डेटाबेस हो, डेटा वेयर हाउस हो, डेटा स्ट्रक्चर हो, तो सब इसके थ्रू हम देख सकते हैं इंटरफेस के थ्रू। फिर पांचवा है इवेलुएट माइंड पैटर्न। तो हमने जो भी माइनिंग करी उससे कुछ पैटर्न्स हमको मिले, तो उसको हम इवेलुएट भी इसी इंटरफेस के थ्रू कर सकते हैं। और छठा है विजुअलाइज द पैटर्न्स इन द डिफरेंट फॉर्म्स। यूज़र को या खुद को समझाने के लिए जो अलग अलग फॉर्म्स रिक्वायर्ड हैं उनमें हम इसको देख भी सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये सारे के सारे डेटा माइनिंग के इंटरफेसेस के काम हैं। अब अगर हम बात करें तो डेटा वेयर हाउस सिक्योरिटी की जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है उस पर बात करते हैं। तो डेटा वेयर हाउस का ऑब्जेक्टिव क्या है कि लार्ज अमाउंट का जो डेटा है उसको हम इजीली एक्सेस कर सकें, है ना, एक्सेसिबल बना सकें। किसके लिए? यूज़र के लिए, जिससे यूज़र उसको एक्सेसिबल, यूज़र उसको देख सके, समझ सके। तो हम यूज़र को अलाउ करते हैं किस काम के लिए? एक्सट्रैक्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन, बिजनेस की। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी के इश्यूज आ सकते हैं, जिसमें हम रिस्ट्रिक्शंस भी लगाते हैं डेटा के ऊपर, और ऑब्स्टिकल की तरह वो रिस्ट्रिक्शंस काम करते हैं डेटा एक्सेस पे या इंफॉर्मेशन एक्सेस पे। अब हम बात करें कि ये एनालिस्ट जो होता है वो रिस्ट्रिक्टेड व्यू डेटा का प्रोवाइड करता है, तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे एनालिस्ट इस डेटा के ऊपर होल्ड रख सकता है। तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि कंप्लीट पिक्चर किसी भी ट्रेंड की बिजनेस में हमको दिख जाए, क्योंकि ये सिक्योरिटी बीच में लगी होती है। तो डेटा हर एक एनालिस्ट के पास जो होता है वो समराइज्ड फॉर्म में होता है और वो पास होता है मैनेजमेंट के पास। अब डिफरेंट समरीज जब एग्रीगेटेड वे में उस तक मैनेजमेंट तक पहुंचती हैं, तो एग्रीगेशन जो समरी का होता है वो एक जैसा नहीं हो सकता है। तो ये पॉसिबल है कि हम कुछ चीज़ें हमसे कुछ चीज़ें छूट जाएं या उस सिक्योरिटी की वजह से रह जाएं। तो इन्फॉर्मेशन ट्रेंड जो है डेटा में नहीं बन पाता है जब तक कि एनालाइजिंग डेटा पूरे डेटा की ना होने पाए। तो ये थोड़ा डेटा वेयरहाउस सिक्योरिटी का प्रॉब्लम भी है जो हम लोगों ने अभी डिस्कस करी, लेकिन वो ज़रूरी भी है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस करी। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट अभी ऊपर बात हुई ना, सिक्योरिटी है तो ऐसा नहीं कि बिना वो सिक्योरिटी प्रॉब्लम कर रही है तो हम उसको छोड़ सकते हैं, नहीं, सिक्योरिटी के रिक्वायरमेंट भी है। जैसे हम अगर सिक्योरिटी फीचर ऐड करते हैं तो परफॉर्मेंस डेटा वेयर हाउस की जो होती है वो अफेक्टेड होती है। तो इम्पॉर्टेंट है क्या कि ये डिटरमाइन करना कि सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट कितनी है और किस लेवल पे पॉसिबल है। तो हर लेवल पे हर तरह की सिक्योरिटी ऐड करना पॉसिबल नहीं है।
डेटा वेयर हाउस जब लाइव हो जाए तो उस समय तो सिक्योरिटी फीचर ऐड किए ही नहीं जा सकते। तो अब ये डिज़ाइन फेस में डेटा वेयर हाउस पे हम अप्लाई करते हैं तो हमको ये दिमाग में पहले से रखना चाहिए कि डेटा सोर्स को बाद में कौन सा डेटा सोर्स बाद में ऐड करना पड़ेगा और किस तरीके का इम्पैक्ट उस डेटा के ऐड होने पे होगा, और हमको ये सब कंसीडर करना होगा पॉसिबिलिटीज़ जो डेटा डिज़ाइन में पॉसिबल है। जैसे अगर हम बात करें वेदर द न्यू डेटा सोर्स विल बी रिक्वायर्ड न्यू सिक्योरिटी एंड ऑडिट रिस्ट्रिक्शंस टू बी इम्प्लीमेंटेड। तो ये अगर हम नया डेटा सोर्स ऐड कर रहे हैं तो बिल्कुल ये तो जाहिर सी बात है कि हमें समझना चाहिए कि जो नया डेटा सोर्स है उस पर नई सिक्योरिटी हमें चाहिए, या जो ऑडिट रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी उसमें इम्प्लीमेंट करने हैं। दूसरी चीज़ जो है वेदर द न्यू यूज़र, हमें दूसरी चीज़ समझनी है, वेदर द न्यू यूज़र एड्स who have restricted access to data and is already generally available। तो यूज़र्स जो ऐड हुए हैं नए वाले तो उनमें रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है कि नहीं ये हमें समझना चाहिए, और जनरली अवेलेबल डेटा जो उनको मिलना चाहिए वो उनके पास है उनकी नहीं है उनके पास एक्सेस। अब इसके बाद सिचुएशन जो अराइज होती है कि जब फ्यूचर यूजेस डेटा सोर्सेज का हमें पूरी तरीके से नहीं पता होता है तो इस सिचुएशन में हमको यूज़ जो डेटा का है उसकी नॉलेज या बिजनेस की नॉलेज जिसमें वो डेटा यूज़ होने वाला हो पूरी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है, डेटा वेयर हाउस को पता हो कि लाइकली रिक्वायरमेंट किस चीज़ की पॉसिबल है। तो एक्टिविटीज़ जो इस काम के लिए करी जाएंगी सिक्योरिटी मेजर्स के लिए वो 4 बेसिक एक्टिविटीज़ है। पहला यूज़र एक्सेस, दूसरा डेटा लोड, तीसरा डेटा मूवमेंट और चौथा डेटा जनरेशन। तो इन 4 एक्टिविटीज़ में क्या एक्सेस है यूज़र की, क्या डेटा लोड होगा, क्या मूवमेंट होना है और क्या क्वेरी जनरेट होगी। डेटा वेयरहाउस का बैकअप वगैरह भी हम बनाते चले जाते हैं। और इस तरीके से डेटा वेयरहाउस एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो बहुत सारे डेटा को स्टोर करता है, इसलिए ये ज़रूरी भी हो जाता है कि हम डेटा का बैकअप बनाते चले जाएं जिससे कि रिकवरी करनी पड़े फ्यूचर में किसी भी पार्ट की, तो फिर हम कर सकें उस काम को प्रॉपरली। अब बैकअप टर्मिनोलॉजीज़ क्या क्या हो सकती हैं उनके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लें। तो बैकअप टर्मिनोलॉजीज़ में हमारे पास जो प्रोसेसिंग के काम है, प्रोसेसिंग के पहले के तरीके हैं, हमको उस बैकअप टर्मिनोलॉजी में कुछ पॉइंट देखने चाहिए। जैसे 5 पॉइंट हैं ये, कंप्लीट बैकअप लेना है कि नहीं लेना है। तो हमें बैकअप जो एंटायर डेटाबेस का उसी समय लेना है, या बैकअप डेटा फाइल्स का, कंट्रोल फाइल्स का, जनरल फाइल्स का, ये सारा का सारा बैकअप बाद में लेना है, डिसाइड करना है। दूसरा पार्शियल बैकअप होता है जिसमें नाम के अकॉर्डिंगली सजेशंस होता है। ये कंप्लीट बैकअप नहीं करता है, कुछ पोर्शन का डेटा का बैकअप करता है। और पार्शियल बैकअप बहुत यूज़फुल है लार्ज डेटाबेस के केस में, क्योंकि वो स्ट्रेटजी के थ्रू जो भी हमारे पार्ट्स हैं डेटा के उनका बैकअप करते हैं राउंड रॉबिन फैशन में। हम हर एक डेटा को जिससे बैकअप कर पाएँ डे टू डे बेसिस पे, इस तरीके से पूरा डेटाबेस बैकअप हो जाता है एफिशिएंटली 1-8 हफ्ते के अंदर। तीसरा होता है कोल्ड बैकअप। कोल्ड बैकअप की अगर हम बात करें तो ये तब काम करता है जब डेटा सेट कम्प्लीटली शट डाउन हो जाता है। अब कम्प्लीटली शट डाउन होने के बाद मल्टीपल इंस्टेंसेस एनवायरनमेंट के और या सारे के सारे इंस्टेंसेस शट डाउन हो जाएं तो उस केस में हम इस कोल्ड बैकअप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हॉट बैकअप। तो हॉट बैकअप क्या है, ये जब हम डेटाबेस इंजन अप है या रनिंग कंडीशन में तब परफॉर्म करते हैं। तो हॉट बैकअप वर्किंग कंडीशन में लिया जाता है, ये हमें मालूम होना चाहिए। द रिक्वायरमेंट हॉट बैकअप की क्या है, वेरी करती हैं RDBMS से RDBMS तक। मतलब एक RDBMS में कोई और रिक्वायरमेंट होंगी, दूसरे RDBMS में कुछ और तरीके की रिक्वायरमेंट होगी। इस तरीके से हमें बैकअप टर्मिनोलॉजीज़ को अलग अलग करके समझना होता है। अब नेक्स्ट इसमें हमने
4 तरीके के बैकअप लिए, कंप्लीट बैकअप, पार्शियल बैकअप, कोल्ड बैकअप एंड हॉट बैकअप। नेक्स्ट जो हमें समझना है वो डेटा वेयरहाउस ट्यूनिंग है। डेटा वेयरहाउस ट्यूनिंग का मतलब क्या होता है? ये अनप्रेडिक्टेबल क्वेरीज़ के बारे में यूज़र के थ्रू जो पोस्ट की जा सकती हैं फ्यूचर में, वो समझने वाली बात है। तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है ट्यून करना डेटा वेयरहाउस सिस्टम को। तो हम क्या करेंगे, कुछ ट्यूनिंग के बारे में, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में डेटा वेयरहाउस की परफॉर्मेंस में, डेटा लोड क्वेरीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। इसलिए इस तरीके से हम ये सारी की सारी चीज़ें समझ गए कि डेटा वेयरहाउस की ट्यूनिंग क्यों ज़रूरी है। तो जितना भी कुछ हमने अभी तक समझा वो सारी की सारी चीज़ें यही हैं कि डेटा वेयरहाउस का बैकअप क्या है, डेटा वेयरहाउस की सिक्योरिटी क्या है, और फिर इसके बाद डेटा वेयरहाउस में जो बेसिक बैकअप टर्मिनोलॉजीज़ के बाद डेटा वेयरहाउसिंग ट्यूनिंग क्या है वो समझने की कोशिश नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।